बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास है टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा हमारे पास बेसिकली हम समझ लें कि जिसमें हम कहेंगे कि जो फैक्टर दैट अफेक्ट शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें से सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट। बच्चों, आपको पता है कि आमतौर पर मेटल के स्ट्रक्चर जब हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं तो दो तरह की हम पैकिंग यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हम कोई की पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हैं, इन मेटल एटम्स आर पैक्ड टूगेदर। एक तो हमें याद रखना है, और दूसरा हमें यह भी ज़हन में रखना है कि जो बेसिकली मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो पैक तो एक साथ होंगे, लेकिन बेसिकली एक जैसे हम उनको स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं और आइडेंटिकल शेप में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इन मेटल्स atoms are considered as sphere of identical size। जैसे बच्चों, हम दो तरह की पैकिंग आमतौर पर देखते हैं। अगर हमारे पास 12 अगर स्फेयर मौजूद हैं, स्फेयर का मतलब यानी बॉल्स, आप समझ लें इस तरह की बॉल्स मौजूद हैं, इस तरह की पैकिंग अगर हम अरेंज कर देते हैं, ये 12 बॉल में ऐसे अरेंज कर रहा हूं, इसे ओपन पैकिंग कहेंगे। ये ओपन पैकिंग की अरेंजमेंट बना रहा हूं, इसको आप नाम देंगे ओपन पैकिंग। ये हमारे पास ओपन पैकिंग कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ बॉल्स एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे मेरे पास ये बॉल्स हैं और इनको 13 बॉल्स हैं, उनको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। ये 13 बॉल्स बच्चों मैं आपके सामने बना रहा हूं, और आइडेंटिकल साइजेस की आप समझ लें, ये आप कंसिडर कर लें आइडेंटिकल साइजेस की हैं। इस तरह की पैकिंग को हम बच्चों आमतौर पर क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं। क्लोज पैकिंग। अच्छा, जो क्लोज पैकिंग है इसके अंदर जो सेंट्रल स्फीयर होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो बेसिकली 6 एक जैसे उसे आइडेंटिकल से सराउंडेड होता है। अगर हम इसको देखें तो ये 6 एक जैसे आइडेंटिकल से सराउंडेड कैसे है कि अगर हम इनको पूरा ऐसे बना लें तो ये देखिए 6 से सराउंडेड है। इसी तरीके से अगर मैं इसको समझ लूँ कि सेंट्रल एटम है तो ये 6 से अटैच है इसी तरीके से, तो ये 6 आइडेंटिकल स्फीयर से, या आप समझ लें आइडेंटिकल साइज ऑफ बॉल से स्फीयर है, सराउंडेड है। आमतौर पर मेटल के अंदर क्लोज पैकिंग एग्जिस्ट करती है। अब क्लोज पैकिंग में आमतौर पर हम दो तरह के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एक को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक को कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि बच्चों इनमें क्या फ़र्क होता है। अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास एक लेयर मौजूद है, यहाँ पे हम एक लेयर बना लेते हैं 13 बॉल्स की, आइडेंटिकल बॉल्स की। ये हम इसी तरीके से 13 बॉल जो आइडेंटिकल शेप की, आइडेंटिकल साइज की हैं, उनको हमने तकरीबन अरेंज कर दिया है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करना। इसको मैं बॉटम लेयर कह देता हूं बच्चों। ये आप समझ लें लेयर ए कह दें या बॉटम लेयर कह दें, बॉटम लेयर, या इसको लेयर ए कह सकते हैं। ये हमारे पास है। इसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं, इसके अंदर जो वाइड मीन होल्स जो क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर एक और आप समझ लें हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। जैसे इसके ऊपर मैं अरेंजमेंट ऐसे कुछ बना देता हूं बच्चों, इसके जो वाइड क्रिएट हुए हैं इनके ऊपर मैं एक और इस तरह की अरेंजमेंट बना देता हूं।
ये जो वाइड क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर एक और अरेंजमेंट इस तरह की बना रहा हूं। इस तरह की अरेंजमेंट आप समझ लें ये बना दी। अब अगर इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें तो बच्चों जो हमारे पास इसमें ये जो बॉटम की लेयर है इसके स्फेयर के ऊपर, बॉटम की लेयर है इसके स्फेयर के ऊपर ये जो वाइड से क्रिएट हुआ है, होल से क्रिएट हुआ है, इसको मैं टेट्राहेड्रल होल कहने लगा हूं। इसको कहूंगा टेट्राहेड्रल होल। अच्छा, जो मेरे पास बेसिकली इस लेयर के ऊपर जब मैंने लेयर लगाई तो बच्चों एक वो भी मुझे होल नजर आ रहे हैं जो बेसिकली आप एक वाइड है जो बॉटम लेयर में नजर आ रहे हैं। जैसे एक लेयर लगाता हूं उसके ऊपर एक और लेयर लगाता हूं तो जो सेकंड लेयर है इस सेकंड लेयर पे दो तरह के होल हैं। एक तो सेकंड लेयर में वो होल जिसमें मुझे बॉटम लेयर का स्फीयर नजर आ रहा है उसको टेट्राहेड्रल होल कहते हैं। लेकिन एक वो होल जिसमें बॉटम लेयर का स्फीयर नजर नहीं आ रहा बल्कि मुझे वो ग्राउंड से नजर आ रहा है, नीचे से वो जमीन सी नजर आ रही है, वो जो हमारे पास ऐसा होल है जिसमें मुझे वो आप समझ लें कि इसका होल सा नजर आ रहा है, इस तरह का होल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल होल। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास इससे आगे दो तरह की पैकिंग शुरू हो जाती है। एक को मैं ए का नाम दे देता हूं, उसे कहते हैं जी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में HCP भी लिखा जाता है। और एक हमारे पास पैकिंग कंसिडर होने लगी, हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCP भी लिखा जाता है। अब हमने इसको समझना है। अगर मैं टेट्रा होल, जो बच्चों मैंने यहां टेट्रा होल बनाए, अगर मैं टेट्रा होल को कवर करता हूं, अगर मैं टेट्रा होल, यानी टेट्रा होल क्या होते हैं कि एक मेरे पास बॉटम लेयर है जिसको मैं ए लेयर ए का नाम दे रहा हूं और इसके ऊपर एक लेयर बी मैंने लगाई है जो मैंने अभी रेड से जाहिर किया है, ये लेयर बी है, इसको लेयर बी कहेंगे। और जो लेयर बी है इसके ऊपर दो तरह के होल हैं। एक वो होल हैं जिसमें मुझे बॉटम का स्फीयर नजर आ रहा है, यानी एक वो होल हैं जिसमें बेसिकली उन होल से सिर्फ जो बॉटम की लेयर है उसके स्फीयर नजर आते हैं, जमीन नजर नहीं आती, उनको टेट्राहेड्रल होल कहते हैं। अगर मैं इन टेट्राहेड्रल होल के ऊपर थर्ड लेयर रिपीट कर दूं, टेट्राहेड्रल होल के ऊपर थर्ड लेयर रिपीट कर दूं, इसको, इस पैकिंग को मैं नाम दूंगा, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल पे रिपीट करूंगा तो मेरे पास बॉटम लेयर रिपीट हो जाएगी, यानी जो बॉटम लेयर है और लेयर सी जो आएगी जो बी के ऊपर लगाऊंगा वो एक जैसी हो जाएंगी। उस पैकिंग को मैं कहूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जरा समझना तो टफ है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि चीज हमें समझ आ जाए। ये हमारे पास उसी तरीके से हमने बॉल्स अरेंज कर दी। ये हमारे पास उसी तरीके से बॉल्स अरेंज हो गई हैं। अब इसके ऊपर मैं जो ये लेयर बॉटम लेयर है, इसके ऊपर मैं लेयर जो है नेक्स्ट लेयर जो रिपीट करने जा रहा हूं वो बी, ये लेयर ए है, ये लेयर ए कहलाएगी, जिसको मैंने बेसिकली ब्लू मार्कर से इंडिकेट किया है। अब इसके ऊपर जो वाइड से क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर लेयर बी लगा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बच्चों के एक जैसे बन जाएं। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तब जाके बात ये पल्ले पड़ेगी। ये हमारे पास ये लेयर बी है, लेयर बी। अब लेयर बी के ऊपर जो मेरे पास होल से नजर आ रहे हैं वो होल नजर आ रहे हैं जिसमें मुझे बॉटम नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप समझ लो कि वो लेयर रिपीट होती हुई नजर आ रही है। तो मैं इन होल्स के ऊपर, अगर इन होल्स के ऊपर इसको बनाऊंगा, थोड़ा सा अगर मैं इसको और इधर बैक पे बनाता तो और अच्छा बन जाता। तो अगर इन लेयर्स के ऊपर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास थर्ड लेयर
और जो लेयर सी है और जो लेयर मेरे पास लेयर सी है और लेयर ए है वो एक जैसी हो जाएगी। ये जो मेरे पास लेयर सी ये लेयर ए के साथ मैच हो जाएगी, तो जिसमें दो तरह की अरेंजमेंट मुझे नजर आएगी। इस तरह की पैकिंग को मैं कहूँगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। इसके बाद ये नहीं कह सकते तो आप ये भी लिख सकते हैं 1-2-1-2 अरेंजमेंट। इस तरह की अरेंजमेंट को 1-2-1-2 अरेंजमेंट बोलते हैं या ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास इसमें फर्स्ट लेयर यानी बॉटम लेयर और लेयर सी एक जैसे होते हैं, जबकि लेयर बी जो है उसके ऊपर जो टेट्राहेड्रल होल होते हैं वो कवर किए जाते हैं। यानी मैं कहूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, तो आप कहते हैं जब टेट्राहेड्रल होल कवर करेंगे तो जो हमारे पास लेयर सी होगी और लेयर बी ए होगी वो एक जैसी होगी। इस तरह की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे आते हैं बच्चों। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या है, इसमें बेसिकली ऑक्टाहेड्रल होल हमने कवर करने हैं। तो हम दोबारा से उसी स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो बच्चों ये हमारे पास क्यूबिक, आप समझ लें कि क्लोज पैकिंग मैंने बना दी है। ये हमने क्लोज पैकिंग उसी तरीके से ड्रा कर दी है। अब इसके ऊपर जो बेसिकली होल्स आए हैं, इन होल्स के ऊपर आप समझ लें कि क्योंकि ये बच्चों हम थोड़ा थोड़ा शायद साइजेस एक जैसे नहीं बना रहे, जिसकी वजह से हमें सही एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहे। आप इसे किसी भी समझ लें कि चीज़ से बनाएंगे तो प्रॉपर एक जैसे बने। तो ये हमारे पास जो सेकंड लेयर है, जो लेयर रेड से डिनोट हुई है, ये लेयर जो बॉटम लेयर है, फिर लेयर बी है। अब इसके ऊपर जो वाइट से नज़र आ रहे हैं मुझे, वाइट्स मीन वो जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो होल से नज़र आ रहे हैं, इनको ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल, इनके ऊपर अगर आप लेयर रिपीट करेंगे तो बच्चों अब हमारे पास अगर इनके ऊपर अगर आप लेयर रिपीट करते हैं ऐसे करके ऑक्टाहेड्रल होल, तो अब आपके पास जो बेसिकली आप समझ लें कि ऑक्टाहेड्रल होल आने पे हमारे पास जो लेयर ए है और बी है और सी है वो तीनों डिफरेंट हो जाएंगी। जब तीनों लेयर डिफरेंट हो जाएंगी तो इस तरह की पैकिंग को, अरेंजमेंट को ए बी सी और ए बी सी बोल सकते हैं, ए या 1-2-3 अरेंजमेंट या पैकिंग बोल सकते हैं। अरेंजमेंट या पैकिंग यानी ए बी सी और 1-2-3 अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों इसको आप ज़रा बुक से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 लेयर्स रिपीट होती हैं, यानी ए और बी, फिर ए और बी, फिर ए और बी। इसमें 3 तरह की डिफरेंट लेयर रिपीट होती हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो इस तरीके से इनका नाम ए बी सी। इसमें टेट्राहेड्रल होल कवर होते हैं, यानी टेट्राहेड्रल होल वो होते हैं जो बेसिकली सेकंड लेयर में जो हमें बॉटम नज़र आ रहा होता है, थर्ड लेयर का, लेयर ए का। और हेक्सागोनल में हम ऑक्टाहेड्रल होल कवर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल टेट्राहेड्रल होल कवर करते हैं। और टेट्राहेड्रल होल वो होते हैं जो बेसिकली स्फीयर नज़र आ रहा होता है, जिसमें टेट्राहेड्रल होल कवर होते हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल होल कवर होते हैं। अब हम बच्चों एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और वो हमारे पास है शेप ऑफ, यानी हमारे पास है फैक्टर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। हम इसको बच्चों यहीं से ही शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स दैट अफेक्ट शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, फैक्टर्स दैट अफेक्ट शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, फैक्टर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। अब बच्चों 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 हमारे पास जो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें हम बच्चों करते क्या हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आमतौर पर हमें पता है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है, एक कैटाइन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको कैटाइन बोलने लगा हूँ। एक एनाइन होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये एनाइन बन जाएगा।
इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक का पॉजिटिव आइन दूसरे के नेगेटिव आइन से अट्रैक्ट होता है और NaCl बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ इससे शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप कहते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो फिर हमारे पास ये पैकिंग में अरेंजमेंट में चेंज आता है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो 6 जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आइन है वो हमारे पास 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आइन वो हमारे पास 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आइन वो भी हमारे पास 6 है। तो इसलिए इसकी जो शेप होती है, इस शेप को हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसी तरीके से अगर आप सीजियम क्लोराइड आते हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चेंज है, तो बच्चों उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जबकि सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास है वो 8 है, तो दोनों की शेप चेंज हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फैक्टर है जो बेसिकली शेप ऑफ आयनिक सॉलिड को चेंज करता है। और दूसरा फैक्टर हमारे पास है बच्चों रेडियस रेशो। अच्छा बच्चों, रेडियस रेशो क्या है? आप कहते हैं रेडियस रेशो बेसिकली रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन को कहते हैं। रेडियस रेशो बेसिकली रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन को R पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ एनाइन को R नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ। इस रेशो को रेडियस रेशो कहते हैं। और रेडियस रेशो का टेबल अगर हमें गिवन हो तो हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेडियस रेशियो की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चों मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक टेबल बनाया आपके सामने कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो 0.732 या इससे अबव होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक के लिए रेडियस रेशियो की रेंज जो होती है 0.4142 टू 0.732 होती है। टेट्राहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशियो होती है वो 0.22 से लेकर 0.414 होती है। ट्राईएंगुलर के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.15 से लेकर 0.022 तक होती है। जैसे मैं कहता हूँ NaCl की रेडियस रेशियो मैं आपको दे देता हूँ, सपोज करें मल्टीपल चॉइस में मैं आपको रेडियस रेशियो ऑफ NaCl देता हूँ, ये है जी। आप मुझे बताएं स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ये टेबल अगर याद है या रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है तो बच्चों आप देखें तो इस टेबल के मुताबिक 0.522 किस रेंज में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो वो तकरीबन मुझे इस रेंज में नज़र आ रहा है, 0.414 से 0.732 के दरमियान की वैल्यू है ये, इसलिए इसकी शेप जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो देखें यहाँ से पता चला कि इसकी रेडियस रेशियो इस रेंज में आती है, इसलिए इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है। मैं कहता हूँ सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशियो 0.93 है, शेप क्या होगी? तो आपको पता है कि इसकी रेडियस रेशियो की जो रेंज है वो इससे बड़ी आ रही है, 0.732 एंड अबव उसमें आ रही है। तो इसलिए इसका नाम होगा, इसकी शेप जो होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मैं कहता हूँ जिंक सल्फाइड की रेडियस रेशियो मैंने दे दी बच्चों आपको, मैं आपसे कहता हूँ उसकी शेप बताओ, तो 0.40 दी हुई है। तो ये चेक करें 0.40 किस रेंज में आ रहा है। तो 0.40 जो है वो ये देखें तो 0.22 से लेकर 0.414 तक है। इसका मतलब है इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो रेडियस रेशियो से हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड स्टडी कर सकते हैं। और आखिरी इसका फैक्टर है बच्चों हमारे पास पुअर कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमें पता है कि जब आयनिक सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इन सॉलिड फॉर्म आयनिक सॉलिड इन सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे? आयनिक सॉलिड इन सॉलिड फॉर्म ये आपके पास नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि इनमें आयन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद है, आयन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इन आयनिक सॉलिड को एक्वस फॉर्म में ले जाऊं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा।
ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो जाता है, क्योंकि जब आयनिक सॉलिड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो जो वाटर है आपको पता है ये पोलर सॉल्वेंट है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से ये जो NaCl है या कोई भी आयनिक सॉलिड है उसके स्ट्रक्चर को ये क्या कर देता है, समझ लें ब्रेक कर देता है, आयनिक लैटिस ब्रेक हो जाती है। जब आयनिक लैटिस ब्रेक हो जाएगी तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर चेंज होने के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है एक्वस फॉर्म में उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये भी बेसिकली आप समझ लो कि आयनिक सॉलिड की शेप को अफेक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी आयनिक सॉलिड की शेप अफेक्ट होती हैं, रेडियस रेशियो से भी अफेक्ट होती हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी अफेक्ट होती हैं। तो ये बच्चों हमें इसका तीसरा फैक्टर भी हमें समझ आ गया। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं और हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी लेक्चर के अंदर उसको कवर कर दें। वो हमारे पास है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ठीक हो गया। और लैटिस एनर्जी को डेल्टा HL से डिनोट किया जाता है बच्चों। इसकी डेफिनेशन करने से पहले एग्जांपल देता हूं तो डेफिनेशन अच्छी समझ आ जाएगी। देखें, अगर मेरे पास सोडियम आयन की फॉर्म में है और फिजिकल स्टेट गैस है, Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में है और इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, NaCl बन जाए और ये 1 मोल आयनिक फॉर्म बने, इस वक्त जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, -787 किलो जॉल पर मोल। ये इसकी वैल्यू होती है। डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों फिर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम देयर ऑपोजिट चार्ज आयन इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। फिर सुन लें, amount of energy release when 1 mole compound is formed from opposite charge ion in gaseous state is called lattice energy। शर्त है कि कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए, ये भी शर्त है कि ऑपोजिट चार्ज आयन होने चाहिए और उनकी फिजिकल स्टेट गैस हो। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से इसको ऑपोजिट भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, वो सॉलिड से ब्रेक होके बच्चों वो Na पॉजिटिव में चला जाए, फिजिकल स्टेट गैस में आए, आयन एक्वस फॉर्म में ना आए, फिजिकल स्टेट ये बन रहे हो और इसकी फिजिकल स्टेट बन रही हो, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इसलिए लैटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, यानी ये एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है। तो डेफिनेशन ये भी बन सकती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल compound is broken into their opposite charge ion in gaseous state is called lattice energy। बच्चों लैटिस एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज ऑफ कैटाइन या साइज ऑफ एनाइन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहता हूँ लैटिस एनर्जी का कोई रिलेशन दे दें तो आप कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। बच्चों साइज लिखने का मतलब है कैटाइन या एनाइन दोनों में से किसी का साइज भी बढ़ा सकते हो, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की बात है बच्चों, तो सुनना है इसको। अब हमारे पास इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड में से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? आपको पता है साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। मैंने कहा इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लाज़िम बात है दोनों के अंदर एनाइन सेम है, इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कैटाइन अगर देखें तो पोटाशियम का कैटाइन बड़ा है, इसका साइज, सोडियम का साइज छोटा है, पोटाशियम का साइज बड़ा है। अगर कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी स्मॉल होगी क्योंकि इसके कैटाइन का साइज बड़ा है और इसकी स्मॉल लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है वो कंपैरिजन में लार्ज होगी। अब इसी तरीके से बच्चों मैं आपके सामने आपसे कहूँ कि एक मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और एक है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड है और एक है सोडियम ब्रोमाइड, इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है? तो आप देखें तो इन दोनों में कैटाइन तो सेम है, एनाइन चेंज हो रहा है और किसका एनाइन छोटा है? बच्चों क्लोराइड का साइज छोटा होता है, ब्रोमाइड का साइज बड़ा होता है, तो इसलिए इसका साइज बड़ा होने की वजह से हमें पता है कि जब साइज ऑफ कैटाइन या एनाइन बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, इसकी स्मॉल वैल्यू होगी। और इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसके कैटाइन तो सेम है, एनाइन का साइज छोटा है, एनाइन का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी लार्ज होगी।
ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया।